हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्ज़ाम के लिए जुड़ा हुआ और आप सभी लोगों के साथ में, और आप सभी लोगों को एलडीसी के सिलेबस में दी हुई सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है उसे हम कंप्लीट कर रहे थे। उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडी। अपन बायोलॉजी वाला पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। अब दोस्तों जो अपने एनवायरनमेंट वाला टॉपिक चल रहा था तो उसके अंदर अपन ने सीखा था कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना क्या है, यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, और जैविक घटक क्या है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ऊर्जा प्रवाह होता है, यानी कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। और फिर बाद में अपन पढ़ेंगे जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में। आप सभी लोगों ने हमारे राजस्थान एकेडमी सिरोही का जो दोस्तों रिजल्ट है वो देख लिया होगा। लैब स्टैंड के अंदर भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट रहा है, और रीट का जो प्री टेस्ट होता है उसके अंदर भी अपना काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। वीडियो में भी अपना अच्छा रिजल्ट रहा था, और इसी प्रकार से अब पूरी और जोश के साथ मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं, आज 27,000 विद्यार्थियों का परिवार होने वाला है। तो अब इन 27,000 विद्यार्थियों में से जितने ज़्यादा विद्यार्थी सिलेक्ट हो सके, मेरी पूरी कोशिश रहेगी बस आप लोगों को एक ही काम करना है, पूरे वीडियो देखना है। क्योंकि अभी जो लैब स्टैंड का एग्ज़ाम हुआ उससे मुझे एक ही सीख मिली, और बच्चों को भी एक ही सीख मिली कि अगर बच्चा पूरे वीडियो देखता है तो ही उसे प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि बच्चों ने अब बोला कि सर हम बहुत पछता रहे हैं, अगर आपके वीडियो पूरे देखे होते और नोट्स बनाए होते तो रियली सिलेक्शन हो जाता। नोट तो चलो मैं फिर भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी थी उनको। लास्ट टाइम पे उन्होंने मांगी, तब हाथ जोड़ रहे थे सर प्लीज़ पीडीएफ भेजो प्लीज़, तब मैंने उनको पीडीएफ तक प्रोवाइड करवा दी। लेकिन उन्होंने फिर लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाए, और मुझे भी दुख है उनके लिए और उन्हें भी दुख हो रहा है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि सर अब हम एलडीसी के लिए तैयारी करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और जोश के साथ में पढ़ाई करें और तैयारी अच्छे से करें, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन आज के टॉपिक की अपने, जो कि है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा प्रवाह की। तो आप सभी लोग अब लिखेंगे दोस्तों, तो पारिस्थितिकी तंत्र की क्रिया, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अपनी कॉपी के अंदर, पारिस्थितिकी तंत्र की क्रिया। ठीक है, किसकी बात करेंगे अपन? पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्रियाएं होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में ला देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। बिल्कुल, अब देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्रियाएं होती है दोस्तों, वो दो प्रकार की क्रियाएं हैं। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की क्रियाएं हैं, जिसके अंदर पहली जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है। और जो दूसरी क्रिया है उसे कहा जाता है भू जैव रसायन चक्र। ठीक है, क्या कहा जाता है? भू जैव रसायन चक्र कहा जाता है। तो ये दो अपने क्रियाएं हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, जो क्या करती है, एक साथ आगे बढ़ती रहती है। एक है ऊर्जा प्रवाह और एक है भू जैव रासायनिक चक्र। अपन को इन दोनों क्रियाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में अपने जो एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, बाद में बायोटेक्नोलॉजी आपकी आ जाएगी। तो अब हम पहले आज पढ़ेंगे कि ये जो ऊर्जा प्रवाह है वो कैसे होता है। तो अब आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, क्या दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, चलिए तो आप यहीं पर हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो किस प्रकार से होगा, और इसके बारे में अपन जानने वाले हैं। अब बेसिकली दोस्तों यहाँ पर इसका जो ऊर्जा प्रवाह है
इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल आपको सुननी है, ठीक है। अगर बाय चांस कभी एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप टिक कर पाए, इसलिए सुनना है केवल। एक हमारे वैज्ञानिक हुए हैं CS एल्टन, और ये जो CS एल्टन है ये कहते हैं कि अगर जो आहार जाल होता है, जो अपना खाद्य श्रृंखला है, वो जितनी ज़्यादा विविध होगी उतना ही ज़्यादा अपना पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो स्थिर होगा। ऐसे ही एक RH मैकऑर आए थे। RH मैकऑथर के अनुसार खाद्य श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं, वो कड़ियों में जितनी ज़्यादा संख्या होगी, वो कड़ियाँ जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता के साथ में बढ़ता रहेगा। ऐसे ही एक EP ओडम साहब आए थे और वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी तंत्र में जातियों की जितनी विविधता अधिक होगी उतनी ही स्थिरता अधिक होती जाती है। तो आपको ये तीनों का याद रखना है कि CS एल्टन ने कहा था खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला में विविधता से पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ाव होता है, और हमारे RH मैकऑथर ने कहा था कि जितनी कड़ियाँ ज़्यादा होगी उतनी स्थिरता आएगी, और EP ओडम साहब ने कहा था कि जातियों की संख्या जितनी ज़्यादा, विविधता जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा स्थिरता। ठीक है, तो ये तीनों का आपको याद रखना है। अब आप लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर सबसे पहला जो अपन ऊर्जा प्रवाह में लिख रहे हैं उसमें एक पॉइंट लिखिएगा सबसे पहले कि ऊर्जा से पारिस्थितिकी तंत्र संचालित होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम जो है वो एनर्जी से ही चलता है, संचालित होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब आपको जो है इसके बारे में कोई ज़्यादा नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल सुनना है, आपको समझने की चीज़ है ये। ठीक है, जो नोट्स करने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अंदर क्या है, जितने भी अपने जीव जंतु है दोस्तों, वो सभी जो है भोजन करेंगे। उस भोजन से क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एनर्जी मिली, उससे फिर अपने जो है जीवन चक्र को पूरा करते हैं। अब पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, तो वो पेड़ पौधे मिट्टी से जो है खनिज लवण प्राप्त करते हैं, उन खनिजों को ग्रहण करते हैं और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा वो क्या करते हैं, उनको अपनी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर उस एनर्जी से अपन को फल वगैरह मिलते हैं और उस फलों से अपन वापस पूर्णतः अपना जीवन चक्र संपलित कर लेंगे। समझ में आई बात, क्लियर है। अब बदल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से क्या हुआ, तो जब हमने कुछ खाया, भाई जो भी बाहर की चीज़ें खाई, जीव जंतु जो है भोज्य पदार्थ जो भी खाएगा उससे एनर्जी मिली है। पेड़ पौधों को किससे मिली है, खनिजों से। तो यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र से जो है फिर क्या रहता है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो चलता रहता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ऊर्जा जो है वो कोई एक से एक में तो जाएगी नहीं, बिल्कुल। ठीक है, ऊर्जा जो है वो भोजन के माध्यम से, किसके माध्यम से, भोजन के माध्यम से एक से दूसरे के अंदर पहुंचती है। जैसे देखो भाई, पेड़ पौधे जो है वो उन्होंने सेब उत्पन्न हुई, अब सेब अपन ने खाई, अपन को एनर्जी मिली, तो अपन ने भोजन के रूप में ही तो लिया था सेब को। तो समझ में आई बात। तो एनर्जी कैसे आती है एक दूसरे में, भोजन के रूप में एक दूसरे को मिलती है, और उससे फिर जो है वो एनर्जी अपने आगे से आगे ट्रांसफर होती है। यानी आप ये कह सकते हो कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण की स्तर की ओर प्रवाहित होती है। और इसी प्रकार से जो है पेड़ पौधों के अंदर खनिजों का क्या होता रहता है, चक्रण होता रहता है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बस यही है ऊर्जा का प्रवाह। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा, तो ये खाने के माध्यम से होगा। अब ये ऊर्जा का प्रवाह होता कैसे है, इसके लिए कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे सबसे पहली चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, या कितना होगा वो याद रखना है। तो देखो, एक तो ये याद रखना कि सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। ठीक है, ये चीज़ एक तो याद रखोगे। एक चीज़ ये हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो एनर्जी है वो कभी भी पूरी की पूरी एनर्जी संचालित नहीं होती है, या पूरी की पूरी एनर्जी आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये हमेशा याद रखना। जो है मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो कि
हरे पौधे संचित ऊर्जा का 90% हिस्सा अपनी जैविक 90% हिस्सा अपनी जैविक क्रियाओं में व्यय करते हैं। ठीक है, हरे पौधे जो हैं वो संचित एनर्जी जितनी भी होगी उसके पास में उसका 90% तो वो किस में यूज करेंगे, उनकी जैविक क्रियाओं में व्यय करते हैं तथा ऊर्जा को आहार यानी कि भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले शाकाहारी जीव जंतुओं को शेष 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है देखिएगा, ये पॉइंट ये कहता है कि हमेशा जैसे पौधों ने जो है मान लो 10 कैलोरी जो है एनर्जी ली, तो 10 की 10 कैलोरी एनर्जी पूरी की पूरी जो है वो भोजन के रूप में हमें नहीं मिलेगी, हमें केवल एक मिलेगी। कितनी? 1%। समझ में आई बात? मतलब 100 अगर किसी ने ले रखी थी तो 100 में से 90 तो उनके खर्च हो जाती है, अपने को केवल कितनी मिलती है? 10 ही मिलती है। समझ में आई बात? तो ये एक आप याद रख सकते हो कि ऊर्जा का 10% का नियम है जो आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि एक जीव से दूसरे जीव में, या आपसे ये पूछा जाए कि आहार ग्रहण करने से जो है एनर्जी का स्थानांतरण कितना होता है, तो केवल 10% ही एनर्जी का स्थानांतरण होता है। ठीक है, आप इसी चीज़ को और किस प्रकार से लिख सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मात्र, ये पॉइंट पूछा हुआ है डायरेक्ट इसलिए डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, मात्र 10% ऊर्जा ही उच्च श्रेणी की और अग्रसर होती है। ठीक है, मात्र और मात्र 10% ऊर्जा होगी, वही उच्च श्रेणी यानी आगे वाले, जैसे भाई होता है ना प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर के आपके पोषण स्तर होते हैं, फर्स्ट स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, ये अभी मैं आगे पढ़ा दूंगा। हालांकि बता दिया है ना मैंने आपको, उत्पादक और उपभोक्ता, और वही तो उसमें उपभोक्ता के 3 स्तर बता देना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उस प्रकार से। तो उसमें क्या होगा, प्राथमिक से द्वितीयक के अंदर केवल 10%, फिर द्वितीयक से तृतीयक में जाओगे तो 10%, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब 10% ही अग्रसर होती है एनर्जी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसीलिए आप इसमें आगे लिखोगे पॉइंट कि प्राथमिक उपभोक्ताओं से उपभोक्ताओं से उच्चतम
उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः हास्यमान होती है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ताओं से आप जब उच्चतम उपभोक्ताओं की ओर जाओगे तो उनकी संख्याओं में क्या होगा, हास्यमान आता जाता है, यानी उनकी संख्याओं में कमी होती जाती है। प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, फिर द्वितीय की थोड़ी सी कम होगी, तृतीय की और कम होगी, चतुर्थ की और कम होती जाएगी। उच्चतम उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इसके अंदर आप याद रखोगे कि जीवधारियों में ऊर्जा प्रवाह उष्मागतिक यानी थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिक नियम, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुरूप होता है। ठीक है, जीवधारियों के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो उष्मागतिक नियम यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही होता है। और उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो आगे आपको फिजिक्स वाले पोर्शन में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, अभी केवल आप सुन लीजिए कि उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो यही कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही आप जो है उसे समाप्त कर सकते हो। केवल ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप के अंदर परिवर्तित की जा सकती है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा निवेश यानी जो इनपुट एनर्जी है वो का उसी तंत्र से ऊर्जा के निर्गमन यानी कि उसी तंत्र से जो आउटपुट एनर्जी है उसके द्वारा संतुलन हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप एनर्जी क्रिएट कर दोगे या आप एनर्जी को जो है डिस्ट्रॉय कर पाओगे। समझ में आ गई बात? तो ऊर्जा का केवल क्या होगा, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होगा। ये किसके अकॉर्डिंग होगा? उष्मागतिक नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। तो ये जो 10% वाला नियम है इसको अब मैं आपके सामने डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा। मैंने बोला ना ऊर्जा का मूल स्रोत कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो होता है सूर्य। तो ये अपन ने बना दिया क्या? सूर्य। ठीक है, ये सूर्य बन गया। अब ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है नहीं, मान लेना। ये है सूर्य और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक कलर को यूज किया जाए। तो थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ, ये यहाँ पर मान लो आपके पास में छोटा सा एक पौधा है। ठीक है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एक पौधा है। फिर इधर आप मान लीजिए कि एक चूहा है। ठीक है, क्या मान लोगे? ये एक इधर चूहा है, ये इसकी पूंछ मान लीजिए। फिर आगे इस चूहे को कौन खा सकता है? तो इसको खा सकता है कौन दोस्तों?
अरे भाई एक बना दो ना, चील विल बना दो, लो, या कोआ वगैरह कोई भी बना दो ना, मरे हुए को तो कोई भी खा सकता है। तो ये लो, ये बना दिया। एक मिनट, हाँ मान लेना भाई, अब नहीं आ रहा हो तो भी मान लो कि हाँ यही है, ठीक है। ये वो है जो इस चूहे को खा सकता है, समझ गए, जरूरी नहीं है कि यही बनाओ आप। और ये भी कोई ऐसी शख्सियत है जो डिस्ट्रॉय होकर के मशरूम वगैरह बनते हैं ना, वो है ये, मान लो, ठीक है। क्लियर है। ये डायग्राम आप भी ऐसे ही थोड़ी सी मेहनत करके बनाना तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ये लो, अब देखिएगा बेसिकली यहाँ क्या करना है, कोई डायग्राम से अपने को मतलब नहीं है। यहाँ होती है ऊष्मा, ठीक है। ये देखिएगा, अब सूर्य से मान लो 100% एनर्जी निकली तो 90% ऊष्मा में चली जाएगी, 10% ये यूज करेगा। कौन? ये पौधा। कितनी? 10%। ये 90% तो यहाँ चली गई। अब इसके पास में जो 10% आई, उस 10% का 90% तो चला जाएगा इधर, तो 10 का 90% यानी 9%, वो तो चला गया इधर। 1% आया इस चूहे के पास में एनर्जी के रूप में, ठीक है। अब इस 1% का जो चूहे को मिला, ये चूहा क्या करेगा, 1% में से 1% का 90% तो इधर, यानी 1 का आप 90% निकालोगे तो कितना होगा, 0.9%। वो तो जाएगा ऊष्मा में, और बचा हुआ 0.1% एनर्जी मिलेगी इसको, जिसने चूहा खाया, ठीक है। फिर अब इसको जो 0.1 मिल रहा है, उस 0.1 का 90% जाएगा ऊष्मा में, यानी 0.09%। और इसको क्या मिलेगा, तो 0.01 में से 0.1 है, उसमें से 0.09 इसमें गया, तो इधर कितना बचा, 0.01%, ठीक है। अब ये जो 0.01 इसको मिला है, तो इसके पास में से क्या होगा, जो बचा हुआ 90% तो इधर ही जाएगा, यानी 0.009%, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इसने यूज कर ली। समझ में आई बात। तो ये इस टाइप का एक आप खाद्य श्रृंखला में डायग्राम बना सकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है आप चूहा और यही बनाए, आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो केवल आपको ये समझाया है कि इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होगा। यानी क्या हुआ, अगर सूर्य ने 100% ऊर्जा निकाली है, कितनी, 100% ऊर्जा निकाली है, तो 100 में से क्या हुआ, 90 तो ऊष्मा के रूप में चली गई। भाई पौधे ने क्या करा, खाना बनाने वगैरह में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वगैरह हुई, वहाँ पर 90% तो यूज हो गई उसकी पूरी, जैसे तैसे कैसे भी करके, ठीक है। और बची 10% वो उसने आगे ट्रांसफर कर दी। उस 10 में से जो है, उस 10% का अब 90% जाएगा वापस ऊष्मा में, और जो एक बचेगा 90% में से वो जाएगा वापस चूहे के पास। चूहे के पास जितना पहुंचा उसका 90% वापस ऊष्मा में, और 10% वापस जो चील वगैरह जिसने भी खाया, कोए वगैरह ना, उसके पास में, उसका वापस 90% ऊष्मा में, और आगे बची हुई एनर्जी का जो है आप आगे भेजते जाओगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ आप सभी लोगों के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी को कहा जाता है 10% की ऊर्जा नियम, 10% ऊर्जा नियम, खाद्य श्रृंखला का 10% नियम। जिस भी नाम से आए 10% आते ही आप समझ जाइएगा कि इसी नियम की बात हो रही है। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली ऊर्जा प्रवाह के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो ऊर्जा प्रवाह के अंदर सबसे पहले याद रखना है कि ऊर्जा से पारिस्थितिकी तंत्र संचालित होता है। और आपको याद रखना है कि ये जो हमारे पास में एनर्जी है, भाई अपने पास में जो एनर्जी है
वो कहाँ से आई, उसका मूल स्रोत कौन है, तो उसका मूल स्रोत है आपके सूर्य। हरे पौधे जो है जितनी भी संचित एनर्जी थी उसका 90% इतना हिस्सा जो है वो तो अपनी जैविक क्रियाओं के अंदर व्यय कर देते हैं। 10% जो बचता है उसे ही वे शाकाहारी जीव जंतुओं को बेचते हैं या स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, फिर मात्र 10% ऊर्जा ही जो है उच्च श्रेणी की ओर अग्रसर होती है, ये भी उसी से रिलेटेड है 10% से। फिर आपके प्राथमिक उपभोक्ताओं से जब आप उच्चतम स्तर के उपभोक्ताओं की ओर बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उच्चतम उपभोक्ताओं की संख्याओं में धीरे धीरे कमी आती है। जीवधारियों के अंदर ऊर्जा प्रवाह जो है वो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार होती है और उसमें ये कहा गया है कि ऊष्मा का जो आपके है वो आप ऊर्जा का ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर सकते हो। समझ में आ गई बात? इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आते हैं और आए भी है। जो मैं आप लोगों के साथ में पेपर डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये जो ऊर्जा प्रवाह आपके टॉपिक दे रखा था वो भी होता है कंप्लीट। और दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक ही बात समझाना चाहूँगा जो आज के रिजल्ट आए हैं उसके बाद में, कि लोगों का काम तो है आपको कहना, लोगों की बातों को कभी दिल पे मत लेना। लोगों का तो काम है आपको कहना, लोगों की बात को कभी दिल पे मत लेना, क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं, लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं मीठे हैं ना, और घर जाकर के उसी पर नमक लगा के खाते हैं, घर जाकर उसी पर नमक लगा के खाते हैं। तो लोगों का तो काम है आपको कहना। लोग तो आपको कहेंगे अरे तेरा लेफ्ट साइड में नहीं हुआ क्या होगा रे आगे, तेरा रीट में नहीं हुआ, परी में नहीं हुआ, तो क्या मेंस निकालेगा। लेकिन आपको मेहनत जारी रखनी है और आपको सेकंड ग्रेड आ रहा है ना उसको फोड़ के दिखाना है, फर्स्ट ग्रेड आ रहा है ना उसको फोड़ के दिखाना, अपने सिलेक्शन करवा के दिखाना है। और ऐसी शख्सियतों को मैं जानता हूँ जिनका थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ था, आज वो फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है। तो पहचान और मेहनत तो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी, और निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलती है जब बड़ा संघर्ष होता है। तो ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगली क्लास में। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों।